हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली क्लासेज के अंदर अपन ने सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने हर वीडियो के अंदर दो दो कोशिका अंग या सेल ऑर्गन के बारे में संरचना और फंक्शन और उनकी डिस्कवरी के बारे में चर्चा की। और आज अपने पास में सेल ऑर्गेनेल का जो सेकंड लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर अपन सेंट्रोसोम और एक आपका साइटोप्लाज्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेज के अंदर मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जितना अपन ने पढ़ लिया है सेल ऑर्गेनेल के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम है या फिर जो भी अपने रीट एग्जाम है, उसके अंदर जिन जिन क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी बनती है या फिर जो जो क्वेश्चन पहले एग्जाम्स के अंदर पुटअप किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का पूरा अपन एक वीडियो सॉल्यूशन का रखेंगे, जिसके अंदर सभी आप अपने अपने क्वेरीज को उसमें डाल सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी अपने वीडियोस डाले गए हैं उन सभी का एक बार आप वापस रिवाइज करें, क्योंकि उनके अंदर से टोटल आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे, ताकि आपको जब भी उन क्वेश्चनों का पूरा मॉडल मिले तो उन क्वेश्चनों को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व कर सके। इसी संदर्भ के अंदर आज अपन नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन लेंगे वो आएगा अपना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, इससे अपन चर्चा करें उससे पहले अपन ने जब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस लिया था, उसके अंदर मैंने आपको उसमें बताया भी था कि सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल और केवल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट था, प्लांट सेल्स के अंदर अब्सेंट होता है। पहली बात। दूसरा कि अपन इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रोन्यूक्लियाई और एक होता है आपका सेंट्रोस्फेयर। दोनों पार्ट्स की व्यवस्था क्या होती है, सेंट्रोन्यूक्लियाई जो होता है उसकी स्ट्रक्चर किसके समान होती है वो पढ़ेंगे, और फिर इसका एक एक फंक्शन आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अपन देखें कि जो सेंट्रोसोम जो था, सेंट्रोसोम इज द कॉल्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी कि सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है वो आगे अपन पढ़ेंगे कि इसकी संरचना जब होती है तो उस संरचना के अंदर अपन देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब है सूक्ष्म नलिकाएं, यानी सेंट्रोसोम जो होता है उसके द्वारा सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण होता है, और वो जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो पूर्णतः किससे बनती हैं, सेंट्रोसोम से। इसलिए अपन ने ये कहा कि सेंट्रोसोम आल्सो कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण का एक केंद्र होता है कौन, सेंट्रोसोम। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आता है क्यों कहते हैं अपन इसको, क्योंकि सेंट्रोसोम प्रोड्यूस्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का उत्पादन करता है, इसलिए सेंट्रोसोम को अपन क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठनात्मक केंद्र मानते हैं अपन इसको। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं अपन, सेंट्रोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन। देखिए यहां पर सेंट्रोसोम को अपन ने एक रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी दी किसके लिए, कि एक तो सेल डिवीजन। ध्यान रखना कि जो एनिमल सेल्स होती हैं उन एनिमल सेल्स के अंदर कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन के समय जो माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं उन माइक्रोफिलामेंट्स का निर्माण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, सेंट्रोसोम के। आगे अपन पढ़े भी गए कि जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले सेंट्रोसोम जो होता है वो दो पोलर सेंट्रियोल्स में विभाजित होता है, दोनों ध्रुवों की तरफ, यानी इस प्रकार से ये कोशिका है, जैसे इसके अंदर विभाजन शुरू होगा तो दोनों ध्रुवों के ऊपर एनिमल पोल और वेजिटल पोल, दोनों पोल्स की तरफ सेंट्रोसोम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तो ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब क्या आएगा आपका, कोशिका द्रव्य का विभाजन जब होता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन में भी ये सहायता करता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। एंड फॉर्मेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन, यानी कोशिका का जो आधारभूत ढांचा जो होता है उसको बनाने के अंदर भी ये काम करता है। इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि सेंट्रोसोम की मेन मुख्य जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस और स्केलेटन फॉर्मेशन के अंदर भी क्या करता है, ये सहायता करता है। प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स के अंदर क्या रहेगा, अब्सेंट रहता है। Within an animal cell centrosome there is a pair of small organelles, the centriole
ईच मेड अप ऑफ ए रिंग ऑफ 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। यहां पर ये कहना चाह रहा है सेंट्रोसोम जो होता है वो किससे बना होता है? माइक्रोट्यूबुल्स से। या फिर अपन ये कहें कि एक सेंट्रोसोम जो होता है वो मेनली एक ऐसा स्मॉल ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर दो, और वो दोनों स्मॉल ऑर्गन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक तो आता है आपका सेंट्रियोल, यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक तो पार्ट आएगा आपका सेंट्रियोल। आगे अपन जब इस सेंट्रियोल की संरचना पढ़ेंगे तो इस सेंट्रियोल की संरचना के अंदर अपन देखेंगे कि उसके अंदर 9 माइक्रोट्यूबुल्स का समूह होता है, और वो माइक्रोट्यूबुल्स आपस में एक दूसरे से अरेंज्ड होती हैं, तो वो संरचना आएगी सेंट्रियोल की। अब आता है बात कि सेंट्रोसोम जब बनता है तो दो तो होती है उसके अंदर सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अपन यहां पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें, आगे दिखाएंगे भी कि आपकी ये तो है सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल ये हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इसके चारों तरफ जो भी मेटेरियल पदार्थ या जो भी इसके चारों तरफ पदार्थ फैला हुआ रहेगा, इसके चारों तरफ स्पेस जो रहेगा वो कहलाएगा आपका सेंट्रोस्फेयर। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर अपन सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेनली 2 पार्ट्स प्रेजेंट। पहला क्या है आपका सेंट्रियोल, और उस सेंट्रियोल के चारों ओर जो पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रोस्फेयर कहलाएगा। ये सेंट्रियोल जो होते हैं ईच मेड अप ऑफ ए रिंग ऑफ 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि 9 सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूबुल्स से मिलकर के बना होता है। कौन? सेंट्रियोल आपका। तो इस प्रकार से ये तो था एक सामान्य इसका इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले अपन ने लिया कि सेंट्रोसोम जो होता है वो एक माइक्रोट्यूबुल्स का ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कहां होता है? आपके सेंट्रोसोम के अंदर होता है। दूसरा अपन ये लेंगे कि ये सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस और सेल स्केलेटन सिस्टम के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद में आता है कि जो एनिमल सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है वो सेंट्रियोल पार्ट और सेंट्रोस्फेयर से बना होता है, और ईच सेंट्रियोल पार्ट जो होता है वो किससे बना होता है? एक ग्रुप ऑफ 9 माइक्रोट्यूबुल्स, यानी कि 9 सूक्ष्म माइक्रोट्यूबुल्स से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं कि डिस्कवरी क्या थी। पहले अपन ने लिया सेंट्रोसोम का परिचय, अब आता है कि इसकी डिस्कवरी का मतलब इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड वान बेंडेन। यहां पर अगर आप केवल और केवल बेंडेन शब्द और एक आएगा आपके पास में बावेरी, बेंडेन और बावेरी दोनों वैज्ञानिक या साइंटिस्ट के बारे में अगर देखोगे तो एडवर्ड वॉन बेंडेन एंड थियोडोर बावेरी ने फर्स्ट ऑब्जर्व, पहले क्या किया था? इसको खोजा था, एंड आइडेंटिफाई सेंट्रियोल इन 1883। यानी 83 और 88 के अंदर दोनों वैज्ञानिक कौन कौन से आपके? बेंडेन और बावेरी। बेंडेन और बावेरी नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सेंट्रोसोम्स की क्या की थी? खोज की थी। फिर उसके बाद में आता है कि सेंट्रियोल्स कंसिस्टिंग ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज इन ए होलो सिलिंड्रिकल इन 9+3 पैटर्न। यानी कि यहां पर ये कहा है कि जो सेंट्रियोल जो होती हैं वो 9 ऐसे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल से अरेंज होती हैं और वो पूरी की पूरी होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। कैसे बनती हैं वो देखेंगे अपन। यहां पर अपन देखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है? आपकी सेंट्रियोल है। ये भी सेंट्रियोल पार्ट है, ये भी सेंट्रियोल पार्ट है। ये टोटल संख्या में कितने रहेंगे? 9। यहां पर इसके अंदर क्या रहती हैं? माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट अवस्था में रहती हैं। इसके चारों तरफ ध्यान रखना कि ये जो पेरिसेंट्रियोलर स्पेस जो दे रखा है यहां पर, ये जो डार्क डार्क लाइन का ये जो दे रखा है, ये कंप्लीटली रूप से क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रोस्फेयर भी कहते हैं अपन इसको। क्या कहेंगे इसको अपन? सेंट्रोस्फेयर। ये सेंट्रोस्फेयर कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सेंट्रियोल और दूसरा होता है सेंट्रोस्फेयर। फिर अपन लेते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम इज मेड अप बाय 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज सेंट्रियोल और सेकंड इज सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक तो होता है सेंट्रियोल और दूसरा होता है सेंट्रोस्फेयर। जो भी मैंने अपने डायग्राम के अंदर बताया भी था आपको कि दोनों पार्ट कौन कौन से हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं ये तो क्या कहलाएंगे? आपके सेंट्रियोल पार्ट कहलाएगा। और ये जो चारों तरफ जो मटेरियल इसके अंदर मैट्रिक्स लाइक पदार्थ जो फैला हुआ है वो क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रोस्फेयर कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 2 मेनली पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि सेंट्रियोल क्या है? ए सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स।
यानी एक सेंट्रियोल जो होता है वो 9 माइक्रोट्यूबुल्स यानी सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बना होता है, और वो 9 सूक्ष्म नलिकाएं जो होंगी वो किस प्रकार की रहेंगी। अपने पास में ये एक सेंट्रियोल है, और इस सेंट्रियोल के अंदर अगर अपन इनको काउंट करना शुरू करें तो ये तो है आपका पहली माइक्रोट्यूबुल्स का ग्रुप, ये है दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, फिर उसके बाद आ जाएगा 5, 6, फिर आएगा 7, 8 और 9। इस प्रकार से 9 माइक्रोट्यूबुल्स मिलकर के और एक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करती हैं। ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होती हैं इनके अंदर भी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स यानी कि 3-3 के समूह में प्रेजेंट होती हैं। यहां पर अगर अपन डायग्राम देखें, जैसे ये आपके सूक्ष्म माइक्रोट्यूबुल्स हैं 3 लेयर्स के अंदर। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो फर्स्ट है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये फर्स्ट जो है ए, ये इस सी के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, यानी ये सी, ये बी और ये ए, यानी इस प्रकार से फिर इसका ए रहेगा उससे अगले वाले के सी के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, यानी इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनती है। और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है वो बैलगाड़ी का जो पहिया आता है, कार्ट ऑफ व्हील जैसी संरचना बनाता है। इसके सेंटर पार्ट के अंदर यहां पर ये जो लाइनें बनी हुई हैं इनको अपन कहते हैं स्पोक्स, यानी कि ये 9 प्रकार की छड़ें जो होती हैं, छड़ उनके साथ में ये जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से 9 छड़ों की सहायता से ये ए टू सी लाइन लिंकर, यहां पर ए टू सी का मतलब लिंकर का मतलब ये जो दे रखा है वो है आपका ए से सी लिंकर होता है। और ए से सी लिंकर का मतलब क्या होगा, यहां पर बोलो ये तो है आपका क्यों कौन सा सी पार्ट, और इसका क्या है ये ए पार्ट। ये सी पार्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस ए से, यानी कि यहां पर ध्यान रखना कि ए जो होता है वो हमेशा सी से, फिर इसका ए इसके सी के साथ में, इसका ए अगले के सी के साथ में। इस प्रकार से बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना बनती है। ये संरचना जो होती है वो किसकी है, सेंट्रियोल की है। एक बार अपन वापस बैक चलते हैं कि यहां पर अपने पास में जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो अपन ने लिया कि सेंट्रियोल क्या है, कि सेंट्रियोल इज ए, सेंट्रियोल का मतलब क्या होगा, तारक केंद्र, और ये सेंट्रोसोम का मतलब क्या होगा, तारक काय। तो इसका मतलब सेंट्रियोल का मतलब क्या होगा, तारक केंद्र। इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स, 3-3 के समूह में जो माइक्रोट्यूबुल्स थी, इस प्रकार से मैंने बनाया भी था वहां पर डायग्राम कि ये तो क्या है आपकी माइक्रोट्यूबुल्स। फिर इसके बाद में ये तो था आपका क्या बी, ये सी, बी और ये क्या है ए। ये ए जो है वो किससे जुड़ी हुई रहेगी, अगले के सी से। तो इस प्रकार से ये 3-3 के क्या है समूह है, जिनको क्या कहा जाएगा, माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। 3-3 के समूह में जो प्रेजेंट है। फिर ए से सी यानी पहले वाले माइक्रोट्यूबुल्स ग्रुप जो है ट्रिपलेट, वो किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ए सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स, 3 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बना हुआ एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स बनता है। ये एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। इस प्रकार के ऐसे कुल कितने रहेंगे अपने पास में, टोटल 9 माइक्रोट्यूबुल्स का सेट मिलकर के और एक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करता है। दी 2 सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड सच दैट वन इज परपेंडिकुलर टू द अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं। यानी कि ये जैसे सेंट्रियोल पूरी रिंग है एक आपके पास में, और दूसरी सेंट्रियोल रिंग जो रहेगी वो इसके परपेंडिकुलर यूं इस प्रकार से उपस्थित रहेगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं। तो दो सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज ए क्लाउड ऑफ प्रोटीन मटेरियल अराउंड देमसेल्व्स, दिस डेंस मटेरियल इज कॉल्ड द पेरिसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। यानी यहां पर ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ ये जो आपकी सेंट्रियोल जो बना हुआ है, इन सेंट्रियोल के चारों तरफ ये जो मैट्रिक्स पदार्थ बना हुआ रहता है, ये जो यानी यहां पर कह रहा है कि क्लाउड ऑफ प्रोटीन यानी कि पूरा का पूरा प्रोटीन का समूह उपस्थित होता है और मैट्रिक्स जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। ये क्या कहलाता है आपका पेरिसेंट्रियोलर मैट्रिक्स कह दो या तो इसको, या फिर इसका अन्य नाम क्या कह सकते हैं अपन, इसको सेंट्रोस्फेयर भी कह सकते हैं अपन यहां पर। तो ध्यान रखना ये तो थी अपने पास में किसकी स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम की। क्या लिया अपन ने कि सेंट्रोसोम मेनली 2 पार्ट से फॉर्म्ड होता है। फर्स्ट है सेंट्रियोल, सेकंड है सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रियोल तो क्या है 3 माइक्रोट्यूबुल्स का जो समूह होता है, और ऐसे 3-3 माइक्रोट्यूबुल्स के समूह मिलकर के और कितने टोटल बनाते हैं 9 माइक्रोट्यूबुल्स का जो संगठन बनता है वो क्या कहलाता है आपका सेंट्रियोल कहलाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल पाई जाती हैं, 2,
दोनों आपस में किस रूप में अरेंज होती हैं, परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के लंबवत रहती हैं। फिर उसके बाद में आता है कि इनके चारों तरफ जो पदार्थ मैट्रिक्स लाइक पदार्थ इकट्ठा रहता है या भरा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, या तो कहते हो आप पेरिसेंट्रियल मैट्रिक्स, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, सेंट्रोस्फेयर कह सकते हैं अपन। फिर उसके बाद में लिया अपन ये स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल्स हैं, इनके चारों तरफ ये जो पदार्थ इकट्ठा रहेगा ये पूरा कंप्लीट पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा आपका पेरिसेंट्रियल मटेरियल, या फिर अपन इसको कह सकते हैं क्या, सेंट्रोस्फेयर। फिर अपन ने अगले डायग्राम के अंदर लिया कि जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होती है। अभी अपन ने चर्चा की थी कि तीन तीन माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, ये तीन माइक्रोट्यूबुल्स का समूह बन गया, फिर ये तीन का बन गया, ये तीन का, और इस प्रकार से टोटल कितनी माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, 9, जो कि एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए स्पाइक से बने होते हैं, यानी जुड़ी हुई रहती हैं। यहाँ पर ये जो रहती हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बनी, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना स्पाइक। स्पाइक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर छड़, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी छड़ों से ये जुड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में आता है कि इनके अंदर लिंकेज जो होता है, एक माइक्रोट्यूबुल्स का जो समूह होता है वो अगली माइक्रोट्यूबुल से कैसे जुड़ा रहता है, पहले की ए जो होती है दूसरे की सी के साथ में बाइंड होती है, इसलिए A2C लिंकर इसके अंदर पाया जाता है। ये था अपने पास में सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में आता है फंक्शन। सेंट्रोसोम के फंक्शन क्या है, फर्स्ट अपने लिया था कि सेल डिवीजन। कैसे, यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोशिका का विभाजन होता है तो विभाजन के अंदर जनरली ये सेल है अपनी, और इस सेल का जैसे सेल डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस पार्ट है, यहां पर जो इसके न्यूक्लियस पार्ट के पास में जो प्रेजेंट होता है ये कहलाता है आपका सेंट्रोसोम। यहां पर ये जो सेंट्रोसोम है, जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, और एक पार्ट तो जाएगा इसका कहां, एनिमल पोल की तरफ, और दूसरा कहां जाएगा इसका, वेजिटल पोल की तरफ। तो यहां पर एक ये आ गया, दूसरा ऊपर की तरफ गया, यानी कि कोशिका का जब विभाजन होता है तो ये दो सेंट्रोसोम जो होता है डिवाइड इनटू 2 सेंट्रोसोम, दो में विभाजन होता है। फिर उसके बाद ये तो लिया सेल डिवीजन की बात। फिर आता है कि ये दोनों ध्रुवों के ऊपर पहुंचेगा तो स्पिंडल फाइबर्स, यानी यहां पर अगला अगर अपन इसके अंदर स्टेप देखेंगे तो ये सेल डिवीजन जब होगा तो दोनों पोल्स की तरफ क्या जाएगा, आपके सेंट्रोसोम, और इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। और ये स्पिंडल फाइबर ही क्या कहलाते हैं, जिनको अपन कह सकते हैं, या तो कह दो आप स्पिंडल फाइबर, या फिर अपन इनको क्या कह सकते हैं, तर्कु तंतु कहते हैं इनको। और इन्हीं तर्कु तंतुओं के ऊपर फिर आगे क्रोमोसोम पार्ट क्या रहते हैं, अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो दो बातें यहां पर ध्यान रखना कि जब कोशिका विभाजन होता है, कौन सी सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, तो जब एनिमल कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन एनिमल सेल्स के अंदर जब होता है तो उसके अंदर सबसे पहले सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस के पास में स्थित होता है वो 2 ध्रुवीय सेंट्रोसोम के अंदर डिवाइड होगा, और ये दोनों के दोनों जैसे दोनों ध्रुवों पे पहुंचेंगे तो ये किसका निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर यानी कि तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है शुक्र जनन क्रिया, और शुक्र जनन क्रिया का मतलब क्या होता है, शुक्र जनन क्रिया, और इस शुक्र जनन क्रिया के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यहां पर ध्यान रखना कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्पर्म टेल फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोसोम, यहां पर स्पर्म टेल का मतलब ये होता है कि शुक्राणु का जो पूंछ पार्ट होता है, यानी टेल पार्ट जो होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, सेंट्रोसोम के अंदर। जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो वहां पर जब स्पर्म की संरचना जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो डायग्राम जो आता है वो इस प्रकार से आता है, उसके टेल मिडिल पार्ट और टेल पार्ट जहां से भी शुरू होता है उस पार्ट के अंदर ये तो है अपने पास में हेड पार्ट उसका, ये आ जाएगा आपका मिडिल पार्ट, यानी ये तो रहेगा उसका क्या, मध्य भाग, ये रहेगा उसका शीर्ष भाग, और ये जो पीछे वाला जो भाग रहेगा यहां से और यहां तक का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, उसका टेल पार्ट, यानी उसको क्या कह सकते हैं अपन, पूंछ भाग कह सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना
कि मिडिल पार्ट और जो टेल पार्ट जहां भी अरेंज होगा वहां पर आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, यानी यहां पर ये जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रोसोम कहलाएगा। इस सेंट्रोसोम पार्ट का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो शुक्राणु सेल्स जो होती हैं, यानी स्पर्म सेल्स जो होती हैं, उनका पूंछ भाग यानी टेल पार्ट जो होता है वो किसके द्वारा बना होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा निर्मित होता है। फिर उसके बाद में आता है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं, जो कि जनरली जैसे अगर अपन देखें पैरामीशियम है या फिर अन्य कोई भी एनिमल है, उसकी बाहर की तरफ जो इस प्रकार से तंतुनुमा संरचनाएं जो पाई जाती हैं वो कहलाती हैं सीलिया। या फिर अपन ये देखें जैसे कॉकरोच के अंदर शीर्ष वाले भाग के ऊपर दो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, फ्लैजिला। दोनों का फंक्शन ये होता है कि दोनों ही उस एनिमल या उस ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में या फूड पार्टिकल को कैच करने में सहायता करते हैं। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ध्यान रखना सीलिया और फ्लैजिला की भी सेम सेंट्रियोल के समान होगी, वही कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर रहती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेंट्रोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से मेन जो फंक्शन थे वो 5 फंक्शंस अपन ने लिए सेंट्रोसोम के। पहला लिया अपन ने क्या कि सेल डिवीजन का रोल प्ले करता है, कि जब एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले सेंट्रोसोम डिवाइड होता है और 2 पोलर सेंट्रियोसोम का निर्माण करता है। दोनों पोलर सेंट्रियोसोम के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स यानी तर्कु तंतु का निर्माण होता है। सेकंड लिया अपन ने कि जब शुक्रजन की क्रिया होती है तो उसके अंदर शुक्राणु कोशिका जो बनती है, उस शुक्राणु कोशिका का टेल पार्ट जो होता है, अंतिम सिरा जो बनता है, वो किसके द्वारा बनता है, सेंट्रोसोम के द्वारा बनता है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने कि जो कोशिकाओं के अंदर या फिर जो एक कोशिका के प्राणी होते हैं उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला, कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं जो बनती हैं वो भी किसके द्वारा बनती हैं, सेंट्रोसोम के द्वारा बनती हैं। और लास्ट लिया अपन ने क्या कि सेंट्रियोल्स के द्वारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा होता है। ध्यान रखना माइक्रो स्पर्म सेल्स का जो आपका टेल पार्ट का फॉर्मेशन होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर उसके बाद में एक लिया अपने फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, एक अपने पास में आता है शुक्रजन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु के अंदर पूंछ भाग का निर्माण, और एक ध्यान रखना कि केवल और केवल एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन का भी ये काम करता है। इस प्रकार से सेंट्रोसोम था। फिर उसके बाद में अब अपन ने ये जो मेन पार्ट जो थे सेल ऑर्गेनेल के, जिसके अंदर अपन ने कुछ सेल ऑर्गन तो पढ़े क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल पढ़ा, और कुछ अपन ने लिया विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, यानी कुछ तो झिल्ली से कवर्ड थे और कुछ क्या थे, झिल्ली रहित थे। इस प्रकार से दोनों के अंदर अपन ने उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनकी डिस्कवरी के बारे में चर्चा की। अब उसके बाद में आता है यहां पर अगला पॉइंट जो लेंगे अपन वो आएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, पहले इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर अपने पास में इमेजिन ये एक सेल है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। यहां पर अपने पास में ये तो थी सेल मेम्ब्रेन, ओके, ये है आपका न्यूक्लियस। यहां पर प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो भी सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, जो भी सेल प्रेजेंट है उस सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है वो लिविंग पार्ट नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। यहां पर लिविंग पार्ट का मतलब एक तो अपन ये माने कि यहां पर इस न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर भी क्या रहेगा, द्रव्य पदार्थ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। एक अपन यहां पर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर ये जो पार्ट है इसके अंदर भी क्या रहेगा, आपका मैट्रिक्स लाइक पदार्थ उपस्थित रहेगा। यहां पर इन दोनों को यानी अपन ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, यहां पर दोनों का मतलब क्या होगा, केंद्र के अंदर की तरफ जो पदार्थ भरा हुआ है वो तो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। उसको अपन कहते हैं क्या, जीव द्रव्य। यहां पर ध्यान रखना, इसको तो अपन कहेंगे क्या, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब तो क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या मानेंगे अपन, कोशिका द्रव्य। और इस प्रकार से लास्ट में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का बनते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि सेल का जो भी लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो न्यूक्लियस में हो, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के मध्य में उपस्थित हो, वो सारा क्या कहलाता है, अपना प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यहां पर अपन डेफिनेशन लें, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट इन ए सेल दैट इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित ऐसा जीव लिविंग मटेरियल या लिविंग पदार्थ जो कि किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। फिर अपन इसको तोड़ें, अगर इस शब्द को, प्रोटोप्लाज्म शब्द को दो शब्दों से बना है, प्रोटो प्लस प्लाज्म। प्रोटो का मतलब क्या होगा, फर्स्ट, और प्लाज्म का मतलब क्या होगा, सबस्टेंस, यानी कि कोशिका के अंदर बनने वाला पहला पदार्थ या कोशिका के अंदर बनने वाला पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आगे अपन इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती भी है कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, और उसके अंदर ये ही दे दे ऑप्शन में आपका कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। आपको यहां से एक तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य क्या है। नीचे आपको ये देखिए प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में से अगर अपन न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा अपने पास में, साइटोप्लाज्म। अगर आपको ये पूछा जाए कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। जैसे अगर अपन यहां पर चर्चा करें कि एक तो था आपका प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म का अपन ने क्या लिया कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या कहलाता है आपका, प्रोटोप्लाज्म। फिर अगर आपको ये पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो अपन क्या ले सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में से अपन किसको बाहर निकाल दें, न्यूक्लियोप्लाज्म को। इट मींस क्या हो जाएगा अपने पास में, वो साइटोप्लाज्म आ जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, तब अपन क्या कर देंगे, इसी प्रोटोप्लाज्म से अपन माइनस क्या कर देंगे, साइटोप्लाज्म। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, वो न्यूक्लियोप्लाज्म बन जाएगा। कहने का मतलब ये तो है आपका क्या, जीव द्रव्य, ये होगा आपका कोशिका द्रव्य, और ये क्या रहेगा आपका केंद्रक द्रव्य। तो इस प्रकार से दोनों पदार्थ, कौन कौन से, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, दोनों ही लिविंग मटेरियल होते हैं, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, जीव द्रव्य का निर्माण कर लेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि प्रोटोप्लाज्म जो था वो डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स। प्रोटो मींस फर्स्ट, प्लाज्म का मतलब सबस्टेंस, यानी पहला बनने वाला पदार्थ जो होता है वो रहेगा आपका क्या, प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में आता है कि प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित रहता है। फर्स्ट आएगा लिक्विड पार्ट, ध्यान रखना यहां पर, एक तो होता है सोल और दूसरा जो होता है वो होता है जेल। यहां पर ध्यान रखना कि जेली जैसा, यानी कि गोंद जो आता है, वो गोंद जैसा पदार्थ जो होता है वो तो अवस्था होती है कौन सी, जेली अवस्था या जेल अवस्था कहते हैं जिसको अपन। लिक्विड तरल अवस्था जो होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी सोल अवस्था। तो यहां पर एक विशेषता भी आएगी प्रोटोप्लाज्म की कि सोल और जेल क्या होता है, या फिर अपन ये कहें कि सोल अवस्था का मतलब तो क्या रहेगा, उसका लिक्विड फॉर्म, और जेल अवस्था का मतलब क्या रहेगा, उसके अंदर गाढ़ा द्रव्य जिसको अपन कहते हैं, या फिर गोंद लाइक स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू प्रेजेंट्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। फिर उसके बाद में अगला आता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंस क्या क्या होगा। साइटोप्लाज्म तो क्या रहेगा
कि जो अपना यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर अपन सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, उनके मध्य में जो मेटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में जो पदार्थ रहता है वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या रहेगा? एनवेलोप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि ये जो कोशिका, ये केंद्रक, इसके अंदर जो पदार्थ या मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो प्रेजेंट मटेरियल क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहां पर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि यहां पर तो ये तो आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये रहेगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के मध्य में ये जो प्रेजेंट पार्ट जो रहता है, ये प्रेजेंट पार्ट क्या कहलाएगा? आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन कि विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सस्पेंडेड इन साइटोसोल आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर्म एंड फंक्शन, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो एक साइटोसोल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर विशेष प्रकार के कोशिका अंग प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने अलग अलग कार्य और फंक्शन को दर्शाता है। यहां पर आएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज द विस्कस एंड लिक्विड दैट सराउंड द क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई, यानी यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, ये मध्य में जो केंद्रक जो होता है, इसके मध्य में जो पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियोलाई, यानी केंद्रिका। और यहां पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो पदार्थ रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका के अंदर जो पदार्थ रहेगा वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन रहेगा? न्यूक्लियोलाई और क्रोमोसोम्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आता है मेनी सबस्टेंस सच एज न्यूक्लियोटाइड एंड एंजाइम आर डिसॉल्व देयर, यानी कि इनके अलावा यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियोलाई प्लस गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, इसके अलावा अपने पास में आएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा? आपका डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए प्लस आरएनए, और इसके अलावा क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? एंजाइम। ये कंप्लीटली पार्ट जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से मेजर डिफरेंस लिया अपन ने कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मध्य में प्रेजेंट होता है, जिसमें केवल और केवल कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एनवेलप बनता है उसके अंदर, यानी कि जो पूरा भाग कवर रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, उसके अंदर की तरफ जो पदार्थ होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? केंद्रिका, गुणसूत्र, न्यूक्लियोटाइड इट मींस डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में अगला आता है कि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी। यहां से इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा भी है कि सबसे पहले हैक्सले नामक वैज्ञानिक थे और हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवद्रव्य जो होता है वो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी एक सेल जो होती है उसका जो भी लाइफ पीरियड रहेगा वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। तो यहां पर ये बात किसने कही? हैक्सले ने। हैक्सले ने ये कहा कि जीवद्रव्य जो होता है जीवन का क्या मानते हैं? उसका भौतिक आधार, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जीव का क्या होता है? वो भौतिक आधार होता है। फिर उसके बाद में आता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पहले इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी जा चुका है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पुरकिंजे के द्वारा। यहां पर प्रोटोप्लाज्म शब्द जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद में आता है वॉन मोहल, क्या रहेगा इसका नाम? वॉन मोहल। वॉन मोहल ने प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका का क्या होता है? जैविक पदार्थ होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो
कोशिका का क्या मानते हैं इसको अपन, जीवित भाग। तो इस प्रकार से तीनों साइंटिस्ट के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया था उसका ध्यान रखना आप, कि सबसे पहले हेक्सले ने क्या कहा था कि जीव द्रव्य जो होता है वो जीव का क्या होता है, एक भौतिक आधार होता है। दूसरा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजी ने दिया था। फिर उसके बाद आता कि वॉन मोहेल जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के लिए क्या कहा था कि लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल्स, यानी कोशिका का जीवित भाग जो होता है वो कौन होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर उसके बाद में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पर यह होगा कि उस जीव द्रव्य के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। ध्यान रखना यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कि भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब क्या होता है, विषमांगी, विषमांगी प्रकृति का होता है। और विषमांगी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मिलने वाले जो मटेरियल होते हैं या पदार्थ जो भी प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग मात्रा में रहते हैं, कोई उनकी निश्चित मात्रा नहीं होती है। जल है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। इन सभी पदार्थ की मात्रा जो होती है वो वैल्यू ऑफ सबस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग मात्रा होती है। इस कारण से अपन इसको क्या नाम दिया, विषमांगी प्रकृति का। इलास्टिक, यानी कि ये प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब ये होता है कि एक तरह से अमीबोइड गति करता है, यानी चारों तरफ जिस प्रकार से शहद होता है अपना, उस शहद की जैसी संरचना होती है जिसके अंदर गाढ़ा द्रव अपन बोल सकते हैं उसको। कलरलेस, यानी क्या रहेगा, ये रंगहीन पदार्थ होता है, कोई विशेष कलर नहीं होता इसका। जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि अभी अपन ने बताया था कि इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज मेन होती है, एक तो सोल और एक होता है जेल। सोल का मतलब लिक्विड और जेल का मतलब क्या रहेगा, जेली लाइक संरचना। फिर उसके बाद में होता है ट्रांसपेरेंट, यानी क्या रहता है, ये पारदर्शी होता है। एंड सेमी विस्कस सबस्टेंस, यानी कि अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है ये। अर्ध संरक्षी प्रकृति का मतलब ये होगा, आगे अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर कोलाइडी प्रकृति होती है जिसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों अवस्थाएं बनती हैं। फिर उसके बाद में आता है तो प्रोटोप्लाज्म इज ए पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम, यानी आप ये कह सकते हो कि ये कोलाइडी प्रकृति का होता है। कोलाइडी प्रकृति कैसे, इसके अंदर दो अवस्थाएं बनती हैं, एक तो होता है परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा बनता है परिक्षेपण माध्यम। यानी कोलाइडी अवस्था के अंदर, इसके अंदर परिक्षिप्त अवस्था किसकी रहेगी, जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे वो तो रहेगी परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरी रहेगी माध्यम जो रहेगा इसका, वो क्या रहेगा आपका जेली माध्यम, वो क्या रहेगा परिक्षेपण। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि कोलाइडी प्रकृति दर्शाता है, विषमांगी प्रकृति का होता है, प्रत्यास्थ दर्शाता है, रंगहीन होता है। फिर उसके बाद आता है कि प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट ब्राउनियन एंड अमीबॉइड मूवमेंट। ध्यान रखना कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ब्राउनियन और अमीबीय गति दर्शाता है। ब्राउनियन और अमीबीय गति का मतलब ये होता है, जैसे अपन ने फर्श के ऊपर अगर अपन गोंद है या फिर अपना शहद जो होता है उसको अगर अपन फैलाते हैं तो वो इस प्रकार से उसके सिरे भाग जो होते हैं वो चारों दिशाओं में घूमता हुआ, लुढ़कता हुआ इस प्रकार से गति करता है, इसलिए अपन उसको ब्राउनियन या फिर अमीबीय गति भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट ब्राउनियन एंड अमीबॉइड मूवमेंट इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी साइक्लोसिस का मतलब होता है घूर्णन। कोशिका के अंदर जैसे अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो जैसे वो लुढ़कता है तो उसके अंदर पूरा का पूरा साइक्लोसिस क्रिया होती है, जीव द्रव्य भी उसके अंदर लुढ़कता है। तो वो जब लुढ़केगा चारों तरफ तो वो गति कौन सी होगी उसकी, ब्राउनियन और अमीबिया। यहाँ पर ध्यान रखना दो विशेषताएं मैंने अपने ली है, तीन विशेषताएं। प्रोटोप्लाज्म सोल और जेल प्रकृति का होता है। दूसरा लिया अपन ने कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कोलाइडी प्रकृति दर्शाता है। तीसरा अपन ने लिया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ब्राउनियन और अमीबीय गति को भी दर्शाता है। तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में आता है कि द ब्राउनियन मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि जो सूक्ष्म कण होते हैं उनकी जिगजैग गति जो होती है, जिगजैग गति का मतलब ये इस प्रकार से, ये जिगजैग मूवमेंट कहलाता है आपका। फिर उसके बाद आता है कि द अमोवॉइड मूवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड कंटिन्यू चेंज ऑफ द सोल और जेल अवस्था, यानी कि जब सोल और जेल अवस्था आपस में जो परिवर्तित होती हैं,
यानी लिक्विड से जेल और जेल से लिक्विड अवस्था जब आती है तो वो अवस्था कहलाती है सोल और जेल। इस दरमियान कौन सी मूवमेंट मानते हैं अपन, अमीबीय गति यानी कि अमीबॉइड मूवमेंट मानते हैं। फिर आता है ग्रेनुलर थ्योरी कि दी प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड बाय माइन्यूट ग्रेन्यूल्स सस्पेंड इन ए फ्लूइड सेड बायोप्लास्ट, यानी कि उस जीव द्रव्य के अंदर कुछ सूक्ष्म कणनुमा संरचनाएं बनती हैं और वो सूक्ष्म कणनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है, ग्रेनुलर थैली कहलाती है। और उसको क्या नाम दिया गया था, बायोप्लास्ट भी कहा गया था उनको। बायोप्लास्ट वर्ड प्रोपोज्ड बाय द आल्टमान, ध्यान रखना यहाँ पर आल्टमान ने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आया था ये वर्ड कि आल्टमान ने इस ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर या इस बायोप्लास्ट शब्द को क्या दिया था, प्रतिपादन किया था। लास्ट आता है अपने पास में कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे ज्यादा केवल ये ध्यान रखना कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में किसकी मात्रा पाई जाती है, वाटर, जल की मात्रा, जो कितनी होती है 75 to 85%। कई बुक्स में आपको 70 to 80% भी मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग अपन कितना मानेंगे, 75 to 85%। प्रोटीन 7 to 9% होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 से लेकर के 2.5 तक होता है। लिपिड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 to 1.5% होते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप ध्यान रखना कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है, आपका प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपने साइटोप्लाज्म की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा अपन ने। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर अपन मिलेंगे। तब तक आप जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।